आइए स्टार्ट करते हैं हम। आज इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है फ्री इलेक्ट्रॉन। देखिए, हमारा आज का जो टॉपिक होगा इस लेक्चर में वो है फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जिसे आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और दूसरा टॉपिक होगा कि 1 कूलम्ब को कैसे डिफाइन करेंगे, या 1 कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, या 1 कूलम्ब नेगेटिव चार्ज के अंदर आपका कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये पढ़ेंगे। दूसरा, आज हम डिस्कस करेंगे किसी बॉडी के अंदर टोटल चार्ज कितना होता है और कैसे निकाला जाता है, तो आज हम ये पढ़ेंगे। सो आई एम हरित फ्रॉम एनसाइक्लोपीडिया, दिस इज माय पर्सनल एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो यहाँ पे आज हम स्टार्ट करते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए, सबसे पहले हमें पढ़ना है फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो समझिए फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है। देखिए, जैसा कि हमने एटम पढ़ा था, जैसा कि हमने एटम के बारे में पढ़ा था, तो देखो एटम के बीच में जो है एक स्पेस होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और इस न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये ऑर्बिट्स होती थी, ऑर्बिट्स, राइट, ऑर्बिट्स होती थी। तो हमने ये एटम की स्ट्रक्चर बनाई है और ये एक न्यूक्लियस है, इसे आप न्यूक्लियस कहते हो, न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। और इन न्यूक्लियस के चारों तरफ, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ये सर्कुलर पाथ में जो ऑर्बिट्स होती है, इन्हें ऑर्बिट्स कहते हैं, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्हें ऑर्बिट्स कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है? चक्कर लगाते रहते हैं। अगर हम बात करें न्यूक्लियस, तो देखिए न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। पहली बात आपको ध्यान रखना है कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आप लिख सकते हो न्यूक्लियस हैज पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है भाई? न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज इसलिए होता है क्योंकि न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज स्पेस हो गया। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो ऑर्बिट्स दिख रही हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। कौन चक्कर लगाते रहते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो आज हमारा जो पढ़ने का टॉपिक है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे हुए और कैसे आते हैं, कौन से होते हैं। आप देखो, इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कह देते हो कई बार आप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इनका नाम दे सकते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो एक ही बात है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो गया नेगेटिव और प्रोटॉन पे चार्ज हो गया पॉजिटिव, यानी न्यूक्लियस पे चार्ज हो गया पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो गया नेगेटिव। और ये बात आपको भी पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है भाई? अट्रैक्शन होता है। अब यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट वाली ऑर्बिट है, मैं इसकी नेमिंग कर रहा हूँ, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गई आपके पास, ये सेकंड ऑर्बिट हो गई और ये थर्ड ऑर्बिट है। मान लीजिए ये कोई स्पेसिफिक एटम है और स्पेसिफिक एटम में 3 ऑर्बिट्स बन रही है, 3 शेल बन रहे हैं। तो जो फर्स्ट ऑर्बिट्स है, फर्स्ट ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे, वो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज और इस इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो ज्यादा होगा, क्योंकि जो फर्स्ट ऑर्बिट्स हैं वो इस न्यूक्लियस के बहुत नजदीक है। इस वजह से इनके बीच, न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा, राइट, ज्यादा हो। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम से बाहर निकालना आसान नहीं है। अब आइए सेकंड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जो है और इस न्यूक्लियस के बीच पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे सेकंड ऑर्बिट के और इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा लेकिन इससे कम होगा। लेकिन जो फोर्स लगेगा इसके कंपैरिजन में कम लगेगा, लेकिन लगेगा। आप ध्यान दीजिए, जो लास्ट वाली ऑर्बिट है, देखिए जो लास्ट वाली ऑर्बिट, जो थर्ड ऑर्बिट है, इसे आउटर मोस्ट सेल कहते हैं। इसे कहते हैं आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट शेल, या इसको ऑर्बिट भी कह देते हैं। तो ये आउटर मोस्ट शेल है, ये न्यूक्लियस से फर्स्ट और सेकंड के कंपैरिजन में दूर है। दूर होने की वजह से इस न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज और इस इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इन दोनों के कंपैरिजन में कम होगा, बहुत कम होगा। बहुत कम होने की वजह से इस आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो इसमें घूम रहे हैं, उन इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान होगा।
क्योंकि ज़्यादा फोर्स लग नहीं रहा, ज़्यादा फोर्स ना लगने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन आसानी से इस एटम की लास्ट वाली ऑर्बिट से, आउटर मोस्ट शेल ऑर्बिट से बाहर निकल सकता है। आउटर मोस्ट मतलब बाहर, बिल्कुल जो भारी ऑर्बिट्स है उनको बाहर निकालना आसान होगा इस ऑर्बिट्स में से इलेक्ट्रॉन को। तो इसी इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसी इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो देखिए इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से इस ऑर्बिट से बाहर निकाला जा सकता है, राइट। तो यहां पे कह सकते हैं इजीली रिमूव फ्रॉम दिस ऑर्बिट, इसमें से इजीली इसको बाहर निकाला जा सकता है। तो आपके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ वो क्या हुआ? तो फ्री इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ पे क्या दे सकते हो, क्या डेफिनेशन हो सकती है फ्री इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन की? तो देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन में आप कह सकते हो these electrons loosely bounded in outermost shell of atoms are called फ्री इलेक्ट्रॉन। इसे कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स या इसको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो बड़ा आसान है, अभी मैंने आपको बताया और समझाया कि इस एटम की आउटर मोस्ट सेल वाली ऑर्बिट्स है, जो लास्ट वाली ऑर्बिट्स है, भाई किसी में अगर मान लीजिए इसमें 4 ऑर्बिट होती तो फोर्थ वाली ऑर्बिट जो है आउटर मोस्ट सेल कहलाती, लेकिन इसमें 3 है तो जो तीसरी ऑर्बिट है वो आउटर मोस्ट सेल या ऑर्बिट कहलाएगी। इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या कहलाएंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं। इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। अब हम अगर बात करें इसकी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर सकता है, आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर गया, इस एटम से बाहर आ गया, लेकिन जो प्रोटॉन है यानी पॉजिटिव चार्ज है, यानी प्रोटॉन जो है एटम से कभी बाहर नहीं आ सकता। तो आप कह सकते हो प्रोटॉन डज नॉट मूव फ्रॉम atoms. Proton does not move from atom due to strongest force exists inside nucleus. देखिए हमने क्या बोला यहाँ पे, हमने ये बोला कि प्रोटॉन डज नॉट मूव फ्रॉम एटम्स ड्यू टू स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स एग्जिस्ट इनसाइड न्यूक्लियस। कभी भी किसी एटम के अंदर से, उसकी न्यूक्लियस से प्रोटॉन को कभी बाहर नहीं निकाला जा सकता और कभी निकलेगा भी नहीं, मूव करेगा भी नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, जिसे हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स जो है न्यूक्लियस में लगता है। इसी फोर्स की वजह से एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए कहते हैं एटम इज अनब्रेकेबल। स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ही जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर है। तो हमारे पास इतनी एनर्जी या इतना फोर्स नहीं है कि इस न्यूक्लियस से इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाहर निकाल सके। तो एक्चुअल में किसी भी बॉडी के अंदर अगर चार्ज मूव कर रहा है तो वो चार्ज मूव करने का मतलब है इलेक्ट्रॉन का मूव करना। ध्यान रहे, चार्ज मूव करने का मतलब है इलेक्ट्रॉन का मूव करना। तो एक्चुअल में प्रोटॉन कभी किसी बॉडी के अंदर मूव नहीं करता है, क्योंकि वो एटम से बाहर ही नहीं निकल पाता। जो मूव करता है चार्ज, वो एक्चुअल में आपका फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जो एटम से बाहर निकल सकता है। जो एटम से उसको बाहर निकालने में हमें थोड़ी सी भी एनर्जी अगर है हमारे पास, तो उसको आउटर मोस्ट सेल से बाहर निकाला जा सकता है। एक्चुअल में ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही फ्लो ऑफ चार्ज कहलाता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही आप कहते हो कि किसी कंडक्टर में चार्ज फ्लो कर रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आप एक चीज़ समझिए, हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। आपके पास यहाँ पे लिखा है डिफाइन,
या आप ये कह सकते हो कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट किसका, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है किसका भाई, कि एक कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए एक कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक कूलम चार्ज के अंदर अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। आप कहते हो ना चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हो आप 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम लिया मैंने, तो मैं यहाँ माइनस नहीं लगा रहा हूँ, हालांकि माइनस होता है यहाँ पे माइनस होता है, तो माइनस इसलिए नहीं लगा रहा मैं क्योंकि मैं यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, मतलब सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड या वैल्यू देख रहा हूँ, माइनस प्लस को नहीं देख रहा हूँ। तो अगर हम इसको उल्टा लिखें कि 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम के अंदर अगर इतना चार्ज है, तो इसका मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बोलेंगे। उल्टा करके लिखा कि 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। तो एक कूलम चार्ज पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने इस वैल्यू को उठाया और इसके नीचे ले आया 1/this इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक कूलम जो आपके पास चार्ज है उसके पास इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर सही फिगर के अंदर इसको लिखें तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 6.25 इंटू 10 की पावर प्लस 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब आप ध्यान से समझिएगा, इसने कहा है कि एक कूलम चार्ज के अंदर आप क्या करोगे, जब एक को इससे डिवाइड करोगे, ये 10 की पावर ऊपर जाएगा तो 10 की पावर माइनस प्लस 19 हो जाएगा, और यहाँ 10/16 बचेगा। एक 19 में से एक 10 यहाँ लोगे तो 100/16 बचेगा, और फिर इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। जब डिवाइड करोगे तो 6.25 आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, तो इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक कूलम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ध्यान रहे, जब एक कूलम चार्ज होगा किसी कंडक्टर के पास या किसी बॉडी के पास, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। काफ़ी है, तो इसको फटाफट से नोट करिएगा। हमारे पास टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए बड़ा ही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है, कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि बॉडी जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है तो इसका मीनिंग क्या है, और उस बॉडी में क्या होगा फिर, व्हाट हैपन, और जब बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी तब क्या हो। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप थोड़ा इसको ध्यान से समझिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम और थोड़ा सा समझिए ध्यान से। मान लीजिए एक बॉडी है आपके पास, ये ए, ठीक है, और आपके पास मान लीजिए एक बॉडी बी ले ली हमने, एक बॉडी आपके पास यहाँ पे बी, ठीक है। इसके पास मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप ये समझिए कि ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज है इस पर। आप मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन को अगर मैं इसके पास दे दूँ, इनको दे दूँ बॉडी बी को, ए बॉडी के 3 इलेक्ट्रॉन मान ली बॉडी बी में चले गए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को तो लॉस कर रहा है 3 इलेक्ट्रॉन को, ये 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अब पूरी बात सुनिए, सेकंड फिगर बनाते हैं इसको और दिखाते हैं ऐसा होने पर क्या होगा। देखिए जो बॉडी ए थी, जो आपकी बॉडी ए थी, उसके इलेक्ट्रॉन तो लॉस हो गए। तो जब बॉडी ए के इलेक्ट्रॉन, जब एक बॉडी के 3 इलेक्ट्रॉन जो है जब ए बॉडी के जब बी में जाएंगे तो इस बॉडी के पास क्या होगा। तो देखिए इस बॉडी के पास 3 पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेगा ये, तो ये क्या एक्वायर कर लेगा, पॉजिटिव चार्ज, एक्वायर्ड पॉजिटिव चार्ज। ये बॉडी क्या एक्वायर कर लेगी, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए जो बॉडी बी थी आपकी, जो बॉडी आपकी बी थी, उसने 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, 3 इलेक्ट्रॉन को इसने गेन कर लिया। तो इस बॉडी पे 3
नेगेटिव चार्ज आ गए। इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो आप इसको, नेगेटिव चार्ज भी लिख सकते हो। तो इस बॉडी पे 3 इलेक्ट्रॉन, तो इस बॉडी ने क्या एक्वायर कर लिया, एक्वायर्ड नेगेटिव चार्ज। तो अभी आपने इस टॉपिक में क्या सीखा कि भाई किस तरह से हम समझे कि इलेक्ट्रॉन का लॉस करना और गेन करने का मतलब क्या है। अगर कोई बॉडी किसी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रही है तो इसका मतलब है वो पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर कर रही है। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है, ये लॉस कर रही है, ये गेन कर रही है, तो जो गेन करेगी इसका मतलब वो नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन जहाँ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग है, कॉमन सेंस है कि अगर जो कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी वहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन चल के किसी दूसरी बॉडी में जाएगा और जहाँ से इलेक्ट्रॉन आया तो वहाँ तो कमी आ गई ना इलेक्ट्रॉन की, तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी जगह बना के चला जाता है, खाली जगह छोड़ जाता है, उसको पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है, प्रोटॉन माना जाता है। क्या कंसिडर किया जाता है, उसको पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया जाता है जहाँ से इलेक्ट्रॉन चला जाता है। यानी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। यानी जहाँ से इलेक्ट्रॉन की जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है वहाँ पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किसी बॉडी में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या होता है। क्लियर है। अब दूसरी बात हम यहाँ पे एक ये बात समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है, आपके पास एक कंडक्टर लिया हमने, कंडक्टर। अब इस कंडक्टर में मान लीजिए ये कंडक्टर हमने लिया, तो देखिए ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन कोई किधर मूव कर रहा होगा, कोई किधर मूव कर रहा होगा, कोई किधर, राइट। इस कंडक्टर के अंदर ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली। इस सारे इलेक्ट्रॉन जो है रैंडमली मूव कर रहे हैं। यानी रैंडमली मूव करने का मतलब है लगातार, कोई किस डायरेक्शन में, कोई किस डायरेक्शन में, कोई किस डायरेक्शन। देखिए ऐसे 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 है ना, तो फ्री है बिल्कुल, ये है ना, ये फ्री है। जैसे कोई ठाली लोग होते हैं ना, जो कोई किधर पैर से पैर मारता घूम रहा है, कोई किधर, वो इसी तरह से है ये भी इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन मूव रैंडमली, यानी सारे इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे हैं क्योंकि ये फ्री। अभी मैंने एटम पढ़ाया था आपसे, और एटम के बारे में मैंने बताया था कि जो लास्ट वाली ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन मैंने कहा कि उस लास्ट वाली ऑर्बिट से वो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करा दिया। तो जो लास्ट वाली इलेक्ट्रॉन से फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, वो लास्ट वाली ऑर्बिट से जो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करके क्या बन गया, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, बॉडी के सरफेस पे, किसी बॉडी के सरफेस पे रहेगा। तो याद रखना, बॉडी एटम से मिलकर बनी है। अब जो एटम के लास्ट वाली जितने भी एटम्स होंगे, उनकी जो लास्ट वाली ऑर्बिट्स होंगी, उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, क्योंकि उस लास्ट वाली आउटर मोस्ट ऑर्बिट से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो फ्री रहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए उसका नाम पड़ा। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन जब वो आउटर मोस्ट सेल से निकल जाएंगे या ऑर्बिट से निकल जाएंगे, तो वो कहाँ जाएंगे, इस बॉडी के सरफेस पे, यानी कंडक्टर बॉडी या बॉडी के सरफेस पे रैंडमली मूव करने लग जाएंगे। तो ये वो इलेक्ट्रॉन नहीं है जो एटम के अदर सेल्स में, यानी एटम के जो इनर सेल में, इनर सेल का मतलब है जो और ये आपके न्यूक्लियस के जो नज़दीक वाले सेल्स हैं, या फिर आप ये कह सकते हो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट को छोड़ के जो अदर ऑर्बिट्स हैं, ये उनके इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन तो बाउंडेड होते हैं, लूजली नहीं होते वो, क्योंकि उनको तो बाहर ही नहीं निकाला जा सकता। तो निकाला किसे जा सकता है, आउटर मोस्ट सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स को। तो जो आउटर मोस्ट सेल्स के इलेक्ट्रॉन हैं, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन जो मैंने अभी पढ़ाया था, वो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकल के, सेल से निकल के बॉडी के सरफेस पे रैंडमली मूव करते रहते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझो अच्छे से। तो इस तरह से मैंने बताया, आपको समझ में आया होगा। जो टॉपिक है वो हाउ टू कैलकुलेट टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी। किसी बॉडी पे हमें अगर मान लीजिए टोटल चार्ज निकालना है तो कैसे निकाला जाए, तो इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा। इसने कहा कि किसी बॉडी पे टोटल चार्ज निकालें, एक बॉडी पे टोटल चार्ज निकालें, तो कैसे निकालेंगे, तो क्या मेथड है आपके पास। तो देखिए, एक फॉर्मूला होता है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूले में जो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ पे लिखा जाता है NE। क्या लिखा जाता है, NE। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि इसी फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी बॉडी पे टोटल चार्ज। जो Q है इसको बोलते हैं टोटल चार्ज, टोटल
चार्ज। और जो आपके पास n है, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये जो n है, ये n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब E नेगेटिव और नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब P पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे तो यहाँ नेगेटिव यूज करेंगे, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन लेंगे तो यहाँ पॉजिटिव यूज करेंगे, इसलिए मैंने लिखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और जो E आपके पास है इसको बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, यानी ये चार्ज की बेसिक यूनिट है, ये चार्ज की बेसिक यूनिट है, जिसकी वैल्यू क्या लेते हैं हम, कॉमन लेते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो ये आपने क्या लिखा, ये एक बेसिक यूनिट लिखी है चार्ज की। ये जो E है ये बेसिक यूनिट है चार्ज की, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो E की वैल्यू हम क्या लेके चलते हैं, ये लेके चलते हैं। तो ये फॉर्मूला आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं और कैलकुलेट करके देखते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए आपके पास कोई बॉडी A है और इस बॉडी के पास मान लीजिए सपोज कीजिए 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपसे पूछा इसका टोटल चार्ज बताइए, तो टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, इस बॉडी A का टोटल चार्ज बताना है, बॉडी A का टोटल चार्ज आपको बताना है, तो कैसे निकलेगा। तो देखिए हमारा ये फॉर्मूला अच्छे से काम आएगा। तो n निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 3 है, यहाँ पे कितने हैं 3। तो Q A इज इक्वल टू, टोटल चार्ज के लिए Q A लिखा मैंने, और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है, मैंने कहा अगर इलेक्ट्रॉन लोगे तो यहाँ नेगेटिव लेना है, इनटू E की वैल्यू आपके पास ये रही 1.6 इंटू 10 की पावर -19। चार्ज ले रहे हो तो यहाँ लगाना पड़ेगा कूलम। तो आपके पास वैल्यू आ गई, इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, तो आ गया -4.8 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो आपके पास ये क्या आया, इस बॉडी पे टोटल जो चार्ज है वो कितना आ गया, इस बॉडी पे टोटल चार्ज जो है ये आ गया। राइट, देखो कितना आसान तरीका है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जिसमें हम एक बॉडी ले लेते हैं, मान लीजिए कोई बॉडी हमने क्यू ले ली, नहीं सॉरी बी ले लेते हैं। इस बॉडी के पास मान लीजिए 4 प्रोटॉन है, तो इसने कहा इस बॉडी पे टोटल चार्ज बताइए कितना है। तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू कितनी है 4, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 4 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 4 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, Q वाला फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल चार्ज ऑन द बॉडी QB, क्योंकि B बॉडी का निकालना है। यहाँ पे अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन है पॉजिटिव यूज करते हैं तो यहाँ पॉजिटिव लेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 4 एन ई कितना है आपके पास 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ओके, तो आपके पास वैल्यू आ गई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया +6.4 इंटू 10 की पावर -19 कूलम आपके पास वैल्यू आ गई। देखो किसी बॉडी पे अगर इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज आता है, किसी बॉडी पे अगर प्रोटॉन होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपके पास एक बॉडी है और इसके पास 2 प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन है, और मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन, और ये मान लीजिए बॉडी C मान लेते हैं इसको, बॉडी C है। इस बॉडी C पे बॉडी C का टोटल चार्ज निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आप इसको ध्यान से समझिए, पीछे वाला बेसिक कॉन्सेप्ट लगाएंगे और आप ध्यान से समझोगे। एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे भी उतना ही चार्ज होता है, लेकिन एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव में होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो सेम तो होता है लेकिन नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रोटॉन का चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही एक प्रोटॉन का चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कैंसिल। तो इस बॉडी पे प्रोटॉन बचा सिर्फ एक, जिसका चार्ज कैंसिल नहीं हुआ। तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने बचे, 1। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 1 हो गई। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है इस बॉडी पे एक ही बचा, p। तो इस C बॉडी पे टोटल चार्ज निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, प्लस लगाना पड़ेगा क्योंकि प्रोटॉन है, प्रोटॉन के लिए प्लस, n की वैल्यू यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे E की वैल्यू आप रखोगे तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम आ गया। तो टोटली आपके पास कितना आ गया, 1 + 1.6 इंटू 10 की पावर -19